सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग भाई। कैसे आए? लास्ट क्लास के अंदर हमने लिमिट्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिफरेंशियबिलिटी कॉन्टिन्यूटी को शुरू करेंगे। अगर हो सका तो डिफरेंशियबिलिटी तक पहुंचने का ट्राई करेंगे। बाकी कॉन्टिन्यूटी को तो आज फिनिश कर ही लेंगे। कोशिश करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी हो जाए पूरी। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, फिर शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम सभी को। कौन से क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं आदित्य? चलो करें स्टार्ट, आगे सारे। तो कॉन्टिन्यूटी को स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी देखते हैं क्या होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एक फंक्शन का होने का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूटी जो वर्ड आया वो है कॉन्टिन्यूस से। कॉन्टिन्यूस यानी कि लगातार, या हम ये कहें कि जिसके अंदर कोई ब्रेक ना है, विदाउट एनी ब्रेक, है ना। तो जो चीज़ बिना किसी ब्रेक के हो रही होगी उसको कॉन्टिन्यूस बोलेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस है। तो ऐसे एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बोलने का मतलब क्या है? यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो बिना किसी ब्रेक के चले, उसके अंदर कोई कोई गैप ना है ना, वो लगातार चलता जाए। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन और सिंपल सी एकदम लेम लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका ग्राफ कभी टूटे ही ना। एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ कभी भी ब्रेक ना हो, वो कॉन्टिन्यूसली चलता जाए। अगर कहीं पे भी किसी फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो फिर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। और जो चीज़ कॉन्टिन्यूस नहीं होती वो चीज़ क्या हो जाती है? डिसकॉन्टिन्यूस हो जाती है ना। तो एक फंक्शन का ग्राफ अगर टूटा नहीं तो फिर वो रहेगा कॉन्टिन्यूस, और अगर वो ब्रेक हो गया तो हम उसको क्या बोल देंगे? डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ ब्रेक ना हो, और विच कैन बी, ये भी कहा जा सकता है, विच कैन बी, विच कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। एकदम लेम लेम डेफिनेशन है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन। यानी कि अगर हमने एक ऐसा ग्राफ खींच दिया। कमेंट ही नहीं आ रहे, क्या चक्कर है? रुक गए, कमेंट क्यों नहीं आ रहे, पता नहीं। कमेंट रुक गए हैं यार, पता नहीं। पता नहीं क्या हो गया, अटक गए हैं कमेंट। कमेंट आएंगे तो मैं बताऊंगा, अभी तो आ नहीं रहे हैं। ठीक है, हाँ तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्लास तो लाइव है ना? क्लास भी लाइव ना हो। हाँ क्लास तो लाइव है ना। ठीक है, कमेंट आएंगे जब देख लेंगे, मैं बता दूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एक ग्राफ तुमने ऐसा बना दिया फंक्शन का जिसमें पेन को लिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोल देंगे? कॉन्टिन्यूस बोल देंगे। और अगर कोई फंक्शन कहीं से टूट गया, मान लो कोई फंक्शन कहीं से टूट गया, तो उस फंक्शन को हम क्या बोल देंगे? डिसकॉन्टिन्यूस। मान लो ये ग्राफ बन गया एक फंक्शन का, तो हमें दिख रहा है कि फंक्शन यहाँ से यहाँ तक टूट रहा है ना। ये वाले पार्ट में फंक्शन का ब्रेक आया है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? सिंपली डिसकॉन्टिन्यूस बोल देंगे। और इस फंक्शन को हम क्या बोल देंगे? कॉन्टिन्यूस। समझ रहे हो? अब इसका मैथ्स डेवलप करना है मुझे। मुझे क्या करना है? इसका सारा का सारा मैथ्स डेवलप करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कॉन्टिन्यूटी हम डिस्कस करेंगे एक पॉइंट के ऊपर। कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं। और फिर हम ये समझेंगे कि उस कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए हमें जरूरत किस किस चीज की है ना। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एक पॉइंट पे हमें मतलब क्या है, कि एक पॉइंट पे फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है। जैसे कि मान लो एक पॉइंट है और एक फंक्शन है। मान लो एक मैंने ये फंक्शन ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे मान लो तुम्हारा पॉइंट है कोई, मान लो कोई 5 एक पॉइंट है। मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है 5 पे। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं मेरे पास, कमेंट्स आएंगे तो मैं बताऊंगा। अभी कोई कमेंट नहीं आ रही है, पेज टेक्निकल इशू हो गया है शायद, ये हो रहा है ना। तो 5 के ऊपर अगर हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना चाह रहे हैं फंक्शन की, तो उसका मतलब क्या है? देखो हम क्या कह रहे हैं कि 5 का ना एक नेबरहुड बना लो, एकदम स्मॉल सा एक नेबरहुड बना लो 5 का। 5 का क्या किया हमने? एक नेबरहुड बना लिया। इस नेबरहुड में हमने क्या देखा कि फंक्शन का ग्राफ क्या बन रहा है इस 5 के नेबरहुड में। ये बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल नेबरहुड है। ऐसा नहीं है कि हम 5 के नेबरहुड में ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई 5 के यहाँ पे तो मैं 4 तक पहुंच गया, यहाँ पे 6 तक ना। एकदम छोटा सा नेबरहुड है। ठीक है, ये जो नेबरहुड है एकदम स्मॉल नेबरहुड है, 5 माइनस डेल्टा और 5 प्लस डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे जो ये डेल्टा है, ये डेल्टा वही है जीरो से बड़ा और जीरो के पास।
जो हमारा एच था लास्ट क्लास में। तो ये बहुत छोटा नेबरहुड है। हम कह रहे हैं कि पहले एक 5 का नेबरहुड बनाओ और उसके अंदर फंक्शन का ग्राफ देखो क्या है। अगर वो ग्राफ टूट रहा है, अगर वो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, अगर वो ग्राफ ब्रेक हो रहा, अगर वो ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, वहां पे हमारे फंक्शन का 5 के नेबरहुड में ग्राफ ये बन रहा है। अगर ये ग्राफ कहीं से टूटा नहीं तो इसको हम क्या बोलेंगे कि 5 के ऊपर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यहां पे तो हम थ्रू आउट बात कर रहे थे, थ्रू आउट बात की हमने। यहाँ पे हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक पॉइंट के नेबरहुड में जो फंक्शन का ग्राफ है अगर वो नहीं टूटा तो मैं उसको कॉन्टिन्यूअस बोल दूंगा, और यहाँ पे मेरे को कोई ब्रेक दिख रहा है तो मैं उसको डिसकॉन्टिन्यूअस बोल दूंगा। सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर चीज क्या क्या है देखो, एक पॉइंट के ऊपर बात करनी नहीं है हमें, एक पॉइंट के ऊपर बात करनी है। चलो ठीक है, इसके अंदर 5 पे बात करूंगा तो मैं एट एक्स इज इक्वल टू 5 बोल दूंगा। अगर मेरे को इस नेबरहुड में लेफ्ट साइड में डिस्कशन करना है, अगर मेरे को यहाँ इस एरिया में डिस्कस करना है और मुझे इस एरिया में डिस्कस करना है, मुझे नहीं पता कितना क्लोज डिस्कस करना है, किस एग्जैक्टली किस पॉइंट पे डिस्कस करना है, पर मेरे को 5 के एकदम लेफ्ट में डिस्कस करना है और एकदम क्लोज, है ना। तो मैं क्या देखूंगा कि 5 के लेफ्ट में मेरा फंक्शन कहां जा रहा है, ऐसे देखूंगा मैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं मेरे को क्या वैल्यू डिस्कस करनी है। तो 5 के लेफ्ट में मैं देखूंगा कि मेरा फंक्शन कहां जा रहा है, और फिर मैं क्या देखूंगा कि 5 के राइट में मेरा फंक्शन कहां जा रहा है, ये देखने की कोशिश करूंगा पहले लेफ्ट राइट में। अब ये काम कौन करा के देता है, लेफ्ट में देखना राइट में देखना, ये काम कौन करा के देता है, ये काम करा के देते हैं लिमिट्स, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट चीज नहीं डिस्कस हो रही है। हम 5 के ऊपर की बात बाद में करेंगे, हम ये बात करेंगे कि 5 के लेफ्ट में क्या हो रहा है और 5 के राइट में क्या हो रहा है, क्योंकि इस नेबरहुड के अंदर 3 चीजें हो रही हैं। एक तो 5 का लेफ्ट है, एक 5 का राइट और एक 5 खुद है। तो चलो 5 की तो हम डिस्कशन कर लेंगे, पर 5 के लेफ्ट और 5 के राइट के लिए हमें एक ऐसा कंसेप्ट चाहिए जो उसके आसपास डिस्कशन कर सके। वो कौन करके देता है, लिमिट्स करके देता है। तो इसीलिए लिमिट पढ़ी हमने ताकि कंटिन्यूटी तक जा पाए। तो अब ये इनका लेफ्ट और राइट का जो बिहेवियर है, जो ये डिस्कशन है, ये कौन करके देता है, ये लिमिट्स करके देता है। ठीक है, तो हम पहले डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस देखते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हमारा कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है, और फिर हम डेफिनेशन तक पहुंचते हैं धीरे धीरे। तो देखो, जैसे कि सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया, कमेंट नहीं आएंगे तो ऐसा लगेगा कि रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, मेरे को खुद बोरियत फील होती है बिना कमेंट के। हाँ, अब आया अब आया अब आया, अब आ गए कमेंट। हाँ रितिका, अभी आया कमेंट। अभी तो आया था कमेंट, एक बार तो आए थे, फिर नहीं आ रहे शायद। हाँ, तो हम ये डिस्कशन करते हैं कि हमें जरूरत किस किस चीज की है। ठीक है, देखो पहली जरूरत अगर देखें, मान लो यही वो 5 पॉइंट है तुम्हारा, यही हमारा मान लो 5 पॉइंट है, और मैं फंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसे। मान लो मेरा ये फंक्शन है, ऐसे आया, यहाँ से मान लो ऐसे चले, ये फंक्शन बना। हम्म। अगर मैं इस फंक्शन को देखूं यहाँ पे, तो 5 के ऊपर अगर मैं कंटिन्यूटी डिस्कस करूं फंक्शन की, 5 के ऊपर हम देखना चाह रहे हैं कि 5 के नेबरहुड में फंक्शन का पॉइंट बन क्या रहा है, फंक्शन का ग्राफ बन क्या रहा है। जैसे पीछे हमने देखा था कि 5 के नेबरहुड में जो मेरा ग्राफ बना था वो ये वाला बना था और ये ब्रेक नहीं हुआ था। अब 5 के नेबरहुड में जरा फंक्शन का ग्राफ बनाओ, ये 5, अरे ये 5 का नेबरहुड है तुम्हारा, ये 5 का नेबरहुड है, इसमें फंक्शन का ग्राफ क्या बनेगा। आप आ रहे हैं कमेंट्स, आधा ग्राफ तो यहाँ पे है और आधा ग्राफ यहाँ पे है। 5 के नेबरहुड में फंक्शन का ग्राफ ये है, और अब जरा ये देखो, शायद ये वाला देखो, यहाँ पे फंक्शन का ग्राफ ये बन रहा है और ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो ये चीज तो साफ साफ पता लग रही है कि 5 के नेबरहुड में जो फंक्शन का ग्राफ है वो ब्रेक हो चुका है। 5 के नेबरहुड में फंक्शन का जो ग्राफ है वो टोटली ब्रेकड अप ग्राफ है। तो ये फंक्शन है तो डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 5। अगर किसी और पॉइंट पे डिस्कशन करें, मान लो 7 पे डिस्कशन कर रहे हो, तो 7 के नेबरहुड में फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो तो कंटीन्यूअस ही बन रहा है, वो कहाँ टूट रहा है। अगर तुम 4 के नेबरहुड में या 3 के नेबरहुड में फंक्शन का ग्राफ देख रहे हो तो वो भी नहीं टूट रहा है, वो भी कंटीन्यूअस है। ब्रेक हुआ है 5 वाला, समझ रहे हो, तो 5 पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। अब कमी क्या रह गई यहाँ पे, ये देखते हैं यहाँ पे कमी क्या रह गई उसको समझो। अगर मैं 5 के लेफ्ट में बात कर रहा हूँ, अगर मैं 5 के लेफ्ट में बात कर रहा हूँ, तो 5 के लेफ्ट में मैंने देखा कि जो मेरा फंक्शन है ना वो यहाँ जा रहा है। 5 के लेफ्ट में जो मेरा फंक्शन है वो यहाँ जा रहा है, मान लो ये वाली वैल्यू 3 है, या मान लो 6 है, और ये मान लो 9 है। तो 5 के लेफ्ट में अगर मैं देखूं तो मेरा फंक्शन 6 के पास है ना। यानी कि अगर मैं लेफ्ट से चल के देखा तो मेरा फंक्शन 6 के पास जा रहा है। जैसे ही मैं 5 के राइट में देख रहा हूं तो मेरा फंक्शन मुझे कहां दिख रहा है, मेरा फंक्शन मुझे 9 पे दिख रहा है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस, 5 माइनस में मैंने फंक्शन की लिमिट निकाली तो वो 6 आ रही है, और 5 के राइट में मैंने देखा तो जो मेरे फंक्शन की लिमिट है वो कितनी आ रही है, वो 9 आ रही है। यानी कि ये बात पता लग रही है कि लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। यानी कि लिमिट का एग्जिस्ट करना जरूरी है, पहली बात। एलएचएल का और आरएचएल का एग्जिस्ट, मतलब लिमिट का एग्जिस्ट करने मतलब एलएचएल और आरएचएल का एक जगह पे जाना जरूरी है। यानी कि फंक्शन लेफ्ट से भी सेम जगह जाए, राइट से भी सेम जगह है। अगर फंक्शन लेफ्ट और राइट से अलग अलग जगह जाएगा तो वो कैसे कॉन्टिन्यूस होगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी ऐसा फंक्शन जो लेफ्ट और राइट से अलग अलग जगह जा रहा है वो कैसे कॉन्टिन्यूस हो सकता है, वो तो वहां टूटेगा। तो पहली शर्त तो ये है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आगे हम बात करेंगे कि कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा। अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही तो पक्का डिसकॉन्टिन्यूस, वहीं बोल दो। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो डेफिनेटली वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा।
पर क्या लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर भी गई मान लो, तो क्या मैं ये कह दूंगा कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? क्या उतना काफी है? तो उसका जवाब इससे मिलेगा तुम्हें। मान लो यहाँ पे तुम्हारा पांच पांच पॉइंट है, वही ग्राफ बनाएंगे सेम वैसा ही। मान लो यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन 5 पे है, 5 के लेफ्ट पे यहाँ आया, 5 के राइट पे भी यही है, 6 पे ही है, 5 के लेफ्ट में भी यही है, 5 के राइट में भी यही है। तो अगर मैंने यहाँ पे नेबरहुड क्रिएट किया 5 के लेफ्ट और राइट में, तो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा फंक्शन 5 के ऊपर वैल्यू है ना, ये तो 6 है मान लो, जो 5 के ऊपर वैल्यू है वो फंक्शन यहाँ ले रहा है, मान लो ये 9 वैल्यू है। 5 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो बदल दी मैंने, वो 6 नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा होल है, यहाँ पे तुम्हारा होल है। अब जरा मुझे बताओ क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? अभी भी हमारे फंक्शन का ग्राफ तो टूट गया, ये वाला कॉन्टिन्यूस तो नहीं बना, बीच में ब्रेक तो आया है ना? फंक्शन अभी भी मेरा डिसकॉन्टिन्यूस ही है, फंक्शन अभी भी मेरा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस ही है एट एक्स इज इक्वल टू 5। पर मैंने वो पिछली वाली समस्या तो खत्म कर ही ली है, मैंने पिछली वाली जो समस्या है उसको तो फिनिश कर दिया है कि भाई 5 के लेफ्ट से देख रहा हूँ तो भी 6 पे ही जा रहा है, और 5 के राइट से देख रहा हूँ तो भी 6 पे ही जा रहा है, क्या तो दोनों तरफ से 6 पे ही रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा तो वो भी 6 है, और राइट हैंड लिमिट देखूंगा तो वो भी 6 ही है। LHL और RHL तो सेम है, बट अब फंक्शन वैल्यू ने दिक्कत कर दी, 5 के ऊपर ये वैल्यू कहीं और जा रही है, यानी कि इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, इसको यहाँ पे आना पड़ेगा। यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर भी गई तो कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट से भी सेम जगह आ रहा है, राइट से भी सेम जगह आ रहा है, पर वो जो बीच का पॉइंट के ऊपर की बात है वो तो पॉइंट ही करेगा। लिमिट पॉइंट के ऊपर की तो बात कर ही नहीं सकती, लिमिट का तो मतलब ही है कि मैं आसपास की बात करूंगा, पॉइंट के ऊपर की बात तो पॉइंट को ही करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि ये वाले जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी लिमिट के पास आ जाए। जो ये फंक्शन वैल्यू है जो f(5) है, ये वाली चीज क्या है, ये f(5) है, तो f(5) भी अगर यहां आ जाए तो जाके मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। यानी कि यहां से मेरी शर्त बनी क्या फिर फाइनली, मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकाली तुमने, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस निकाली है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस अगर तुमने निकाली, और अगर तुमने f(5) भी निकाला, अगर ये तीनों की तीनों चीजें तुमने निकाली और ये तीनों चीजें सेम आई, तो हम जाके बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो हमारा फंक्शन जाके हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों बातों को मैं कंबाइन करके कैसे लिख सकता हूँ, इन दोनों बातों को, क्या मैं इन दोनों बातों को कंबाइन करके ये लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 fx इज इक्वल टू f(5)? इतने में भी बात हो जाएगी कि भाई जो लिमिट वैल्यू है, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शन वैल्यू के बराबर आ जाए, बस इतना कह सकते हैं कि जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल आ जाए। ये निकल रहा है तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों तो बराबर ही है। अगर ये चीज तुम कैलकुलेट कर पा रहे हो तो इसका मतलब तो यही है ना कि LHL और RHL तो बराबर ही है, इनको कंबाइन करके ये भी लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ से हमारी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बनती है क्या, हम कहते हैं कि ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट ए इफ हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ एक्स किसके इक्वल आ जाए, f(a) के इक्वल आ जाए। अगर फंक्शन की जो वैल्यू है, कॉन्टिन्यूस भी लिख दीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे, ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) इज इक्वल टू f(a) आ जाए। इसी बात को हम दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, और लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू f(a), ठीक है। यानी कि हमारे पास दो डेफिनेशंस बनी, हमारे पास क्या बनी, दो बातें बनी। तो यूज कौन सी करनी है, जहां पे तुम्हें LHL RHL निकालने की जरूरत हो वहां पे तो लेफ्ट और राइट लिमिट निकाल लो, नहीं है जरूरत तो डायरेक्ट ये लगा दो। ये वाला काम कब करना है, व्हेन फंक्शन ब्रेक्स एट ए, जब अगर तुम्हारा फंक्शन है वो किस पे ब्रेक हो जाए, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। अगर हमारा फंक्शन ए पे ब्रेक हो रहा है तो हम ये लगाएंगे, नहीं तो इससे काम चल जाएगा मेरा, समझ रहे हो? जैसे कि मान लो मैं एक क्वेश्चन दूं तुम्हें, या चलो उससे पहले थोड़ा सा और बात करते हैं फिर क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आएंगे। यानी कि डिसकंटिन्यूअस होने के भी कुछ बात पता लग गई मुझे, डिसकंटिन्यूअस होने के भी मुझे क्या पता लग गई, कुछ बातें पता लग गई। फंक्शन अलग अलग तरीके से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो यहीं से फिर हमारी क्या आ जाती है, फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के तरीके जो हमने पीछे देखे थे उन्हीं को हमने कैटेगराइज कर दिया टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में। हमने क्या कर दिया, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में इसको डिवाइड कर दिया, अलग अलग तरीके की जो डिसकंटिन्यूटी है उनको हमने कैटेगराइज कर दिया। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में पहली डिसकंटिन्यूटी आती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, हाँ एक एग्जांपल मैं टाइप्स के साथ दूंगा। एकदम सही चीज है, रितिका ने एकदम सही एग्जांपल दिया। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, देखो कहता है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x), ये तो एग्जिस्ट कर जाए, है ना। इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर दूं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
पहला रिमूवेबल, क्या कह रहा हूं मैं, रिमूवेबल क्या हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाए बट वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल ना रहे, लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाए बट वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल ना रहे। यानी कि मैं इस बात को क्या कह सकता हूं, और एल एच एल भी आ जाए, आर एच एल दोनों बराबर आ जाए, पर ये दोनों की दोनों चीजें हैं, ये फंक्शन वैल्यू के इक्वल ना है, क्या ना है, फंक्शन वैल्यू के इक्वल ना है। ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन, जैसे कि हमने कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे डिस्कस की थी, ये वाली, ये रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये क्या है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। इसको रिमूवेबल क्यों बोला जाता है, अगर फंक्शन को अच्छे से डिफाइन कर दो तो वो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, फंक्शन ठीक से डिफाइन होता तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनाया जा सकता था, उसको रिमूव किया जा सकता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करो, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैंने कह दिया कि साइन 2x अपॉन में 5x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 इफ x इज इक्वल टू 0, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये देखो। बताओ क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सबसे पहले तो ये चेक करो। अब तुम्हें पहले तो ये देखना है कि फंक्शन की डेफिनेशन लगाऊं कौन सी, पहली वाली लगाऊं या दूसरी वाली लगाऊं, ये वाली लगाएं या ये वाली लगाएं। तो पॉइंट के ऊपर बात करो, जीरो के ऊपर क्या फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, जीरो के लेफ्ट में अगर अलग फंक्शन है और जीरो के राइट में अगर अलग फंक्शन है तो लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी। या जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में फंक्शन अलग है, ये कह रहा है अगर जीरो नहीं है तो ये होगा, जीरो है तो वन होगा। अब जीरो नहीं है तो लेफ्ट में भी यही है और राइट में भी यही है, तो जरूरी नहीं है मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी, मैं डायरेक्टली क्या बात कर सकता हूँ, लिमिटिंग वैल्यू की बात कर सकता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो की। तो साइन 2x अपॉन में 5x, है ना, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और 2 से डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये साइन 2x अपॉन 2x बन जाएगा, ये लिमिट आ गई 2/5। ठीक है, 2/5 लिमिट आ गई, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन जीरो के लेफ्ट से भी 2/5 पे जा रहा है और राइट से भी 2/5 पे जा रहा है। और अगर मैं एफ ऑफ जीरो की बात करूं तो एफ ऑफ जीरो तो 1 ही है, यानी कि फंक्शन वैल्यू तो सेम है, सॉरी लिमिटिंग वैल्यू तो सेम है पर फंक्शन वैल्यू अलग आ रही है। अगर मैं इसी फंक्शन को, तो यानी कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। और फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूटी है कौन सी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल इसलिए अगर इसको यहीं पे ठीक से डिफाइन कर देते, यहाँ 2/5 लिख देते तो ये कॉन्टिन्यूअस बन जाता, ये क्या बन जाता, कॉन्टिन्यूअस बन जाता, है ना। तो ये क्या हो गई, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में बस फंक्शन वैल्यू को चेंज करके हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं। दूसरी दूसरी जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी देखो क्या होती है, कहता है जब लिमिट ही ना एग्जिस्ट करे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट ही ना एग्जिस्ट करे, ठीक है, अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो हम कह देंगे कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूटी रख रहा है फर्स्ट काइंड की। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब अगर एल एच एल और आर एच एल बराबर ही नहीं है तो आगे की बात ही नहीं होगी, है ना। तो जैसे कि ये वाला जो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था, ये वाला, यहाँ पे लेफ्ट से फंक्शन कहीं और जा रहा था, राइट से फंक्शन कहीं और जा रहा था, तो ये डिसकंटिन्यूटी है फर्स्ट काइंड की, जब लिमिट ही ना एग्जिस्ट करे फंक्शन की, है ना। जैसे कि मान लो मैंने फॉर एग्जाम्पल तुमसे कह दिया कि एफ एक्स मैंने डिफाइन कर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 3 पे, अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो, अगर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, पहले तुम अब यहाँ पे डायरेक्टली ये तो निकल नहीं सकती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 क्यों नहीं निकल सकती है, 3 के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन अलग अलग है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, अगर ये निकालेंगे तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, 3 एक्स की जगह क्या रख देंगे 3 माइनस एच, 3 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ये 3 से जस्ट छोटा नंबर है, ये क्या है 3 से जस्ट छोटा नंबर है, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ये बन जाएगा 2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 2। अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, हाँ यहाँ पे फाइनाइटली वर्ड भी जोड़ लो, अदर्स सही कह रहे हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए फाइनाइटली, यहाँ पे जो लिमिट्स आती हैं वो फाइनाइट आती हैं, ये बात भी ध्यान रखना कि लिमिट एग्जिस्ट करें, फाइनाइट भी हो पर बराबर ना हो, लिमिट एग्जिस्ट करे बोल रहा हूँ, मतलब लिमिट दोनों फाइनाइट हो पर बराबर ना हो, फाइनाइट आंसर आएगा। अगर यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 3 आएगा, तो इस फंक्शन की लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही पर फाइनाइट वैल्यूज आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फिर आती है तुम्हारी सेकंड काइंड की, अब जो बच गया कचरा वो सारा का सारा इसके अंदर आ गया कि भाई अगर लिमिट्स इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, अगर एक लिमिट या दोनों लिमिट इनफाइनाइट है ना, तो हम क्या बोलेंगे, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी रखेगा सेकंड काइंड की। तो क्या कहता है, इफ वन, इफ आइदर और बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, अगर एक या फिर दोनों लिमिट्स इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही हैं तो हम क्या कहेंगे, हमारे फंक्शन जो है वो क्या रख रहा है,
डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड रख रहा है, समझ रहे हो क्या रख रहा है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड रख रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसका एग्जांपल जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैंने कह दिया टेंजेंट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अगर पाई बाई टू के ऊपर फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट बट इट इज नॉट, लिख तो दिया संजीव, ये वर्ड जोड़ दिया ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, लिख दिया ना कि फाइनाइट होनी चाहिए और इक्वल नहीं होनी चाहिए। कहता है अगर दोनों लिमिट बराबर हो ठीक है रितिका, इफ आइदर और बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट इनफाइनाइटली। tan x की बात करो, tan x की बात मैंने पहले भी करी थी है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो tan x की, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई टू माइनस, अगर पाई बाई टू के माइनस में देखेंगे tan x तो क्या आएगा, सब्सटीट्यूशन करो, लिमिट x अप्रोचेस टू h अप्रोचेस टू जीरो, x की जगह हम क्या रख देंगे, पाई बाई टू माइनस h रख देंगे, क्या रख देंगे, पाई बाई टू माइनस h। और अब ये टेंजेंट पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होगा, टेंजेंट पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा तुम्हारा कोट थीटा, यानी कि कोट h। कोट जीरो किधर भागता है, इन्फिनिटी की तरफ भागता है, कोट जीरो कहाँ भागता है, इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर मैं आर एच एल की बात करूँ, यहाँ पे जो आर एच एल होगी वो तुम्हारी क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू प्लस टेंजेंट ऑफ एच। अगर यहाँ पे हम देखें तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो टेंजेंट ऑफ पाई बाई टू प्लस एच। यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है तो माइनस का कोट एच हो जाएगा, और ये बन गई माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो राइट साइड से प्लस इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, लेफ्ट साइड से माइनस इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। ठीक है सर, करेक्शन है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा मैंने क्या लिख दिया, लिमिट एग्जिस्ट लिख दिया क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया, आइदर, इफ आइदर और बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट। हाँ तो एक ही तो बात है, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पर इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, सही लिखा है ये भाई, ये लिमिट निकल तो गई, इनफाइनाइट आ तो गई, तो ये लिमिट आ गई पर ये क्या है, ये इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करिए, ये लिमिट कैलकुलेट तो हुई है पर ये इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करिए। लिमिट या तो एक या दोनों एग्जिस्ट करें इनफाइनाइटली, है ना, बात को ध्यान से समझो, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट ये इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, ये समस्या, समझ रहे हो, क्लियर हो रही है। इसको ये नहीं कह सकते ना डज नॉट एग्जिस्ट, क्या इस लिमिट को ये कह सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं कह सकते, ये एग्जिस्ट तो कर ही रही है पर इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है अब यहाँ से ना तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, फिर उसको हम जनरली डिस्कस करेंगे, मतलब वो है तो लिमिट का क्वेश्चन पर वो कॉन्टिन्यूटी में आ जाता है ना, मतलब क्वेश्चन तो है तुम्हारा लिमिट का ही पर वो कॉन्टिन्यूटी में डल जाता है, तो तुम्हें तीन लिमिट ध्यान रखनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक तो हो गई साइन वन ओवर एक्स, दूसरा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स साइन वन ओवर एक्स, या एक काम करते हैं मैं कॉन्टिन्यूटी ही डिस्कस करता हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो तीन फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन वन ओवर एक्स, और पता है मैं इसकी लिमिट डिस्कस करना चाहता हूँ पहले, दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन वन ओवर एक्स, और तीसरा एफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स साइन वन ओवर एक्स। सेम तीन क्वेश्चन किसके लिए बनाए जा सकते हैं, कोस के लिए भी बनाए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछ लेता है। सर अगर एल एच एल इन्फिनिटी आ जाए और आर एच एल फाइनाइट आ जाए तब भी सेकंड काइंड, हाँ बिल्कुल, अगर एक इन्फिनिटी आ रही है और एक कोई फाइनाइट आ रहा है तो उसको सेकंड काइंड बोला जाएगा। सर इफ बोथ लिमिट्स आर इक्वल एंड इनफाइनाइट, कभी भी इन्फिनिटी को इन्फिनिटी के इक्वल नहीं बोला जा सकता संजीव, ये बात कभी नहीं बोली जा सकती, ये बात गलत है। हमें नहीं पता ये कौन सी इन्फिनिटी है और ये कौन सी इन्फिनिटी है, मैंने बताया था ना, ये बात हो गई कि कृष्ण जी को हनुमान जी के बराबर बोल रहे हो, है ना, दोनों इन्फिनिटी है, इनको इक्वल इक्वेट नहीं किया जा सकता, है ना, तो ये बात ही गलत है। इसीलिए अगर ऐसा भी कुछ आ रहा है दोनों तरफ इन्फिनिटी आ रहा है तो डिसकंटिन्यूटी है, वो कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन वहां पे। ठीक है, फंक्शन अगर इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, दोनों तरफ से भी भाग रहा है तो भी वही। सर कोई प्रैक्टिस शीट ऐप पर नहीं अपलोड है, ठीक है मैं कराता हूँ ऊपर ना, आज करा दूंगा, ठीक है मैं करा दूंगा। हाँ भाई, पहला फंक्शन देखो सबसे पहले, अगर मैं यहां पे लिमिट की बात करूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन वन ओवर एक्स, पहले लिमिट निकाल के देखते हैं, पहले लिमिट निकाल के देखते हैं, ये लिमिट कितनी आएगी बताओ, ये लिमिट कितनी आएगी, अगर हम इसमें देखें तो ये साइन इन्फिनिटी बनेगा। अब साइन की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती है, साइन की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती है, पर पता नहीं कितनी होगी, इन्फिनिटी पे मुझे नहीं पता ये क्या आएगी, एनी वैल्यू बिटवीन माइनस वन एंड वन, एनी वैल्यू बिटवीन माइनस वन एंड वन, ये आएगी, पर ये तो नहीं पता ना कि आएगी क्या, ये तो मुझे नहीं पता कि क्या आएगी, तो इसलिए इस वाली चीज को हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर हम क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है वो केस ही नहीं है, इस लिमिट का मुझे पता ही नहीं है क्या आएगी, तो ये फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दूसरा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स साइन वन ओवर एक्स, यहां देखें तो ये वाला कितना बनेगा, जीरो इंटू में साइन इन्फिनिटी, यानी कि तुम कह रहे हो कि जीरो को मल्टीप्लाई कराओ एनी नंबर बिटवीन
-1 एंड 1, -1 से 1 के बीच के किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कराने को कह रहा हूँ, किसी को भी करा लो 0 ही आएगा। -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर आए, आना तो 0 ही है, तो ये लिमिट 0 मिलेगी हमेशा। अब ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, वो डिपेंड करेगा फंक्शन वैल्यू पे। अगर 0 के ऊपर फंक्शन वैल्यू 0 ही दी हुई है तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर 0 के ऊपर फंक्शन वैल्यू कुछ और दी हुई है, 0 नहीं दी हुई है, तो वो फिर डिसकॉन्टिन्यूस भी बोला जा सकता है। अगर 0 के ऊपर 0 वैल्यू है तो कॉन्टिन्यूस बोल देना। लिमिट देख लो बस, थर्ड वाला, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x sin 1/x। बताओ जरा ये लिमिट कितनी आएगी, कमेंट करो। ये लिमिट कितनी आएगी? पारुल ने और आदर्श ने आंसर दिया है। ये लिमिट कितनी आनी चाहिए? 1/x sin 1/x। बताओ। भावना का भी आंसर आया है, राध्या का ठीक है, मोनिका भी ठीक है, अमीर उनका आया है आंसर, आदित्य का भी ठीक है। 1/x पे अगर इन्फिनिटी 0 लगाओगे तो इनफाइनाइट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1। अब बोलो इसका आंसर क्या लिखूं मैं? इसका आंसर पता है तुम्हें? अगर इन्फिनिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस इन्फिनिटी दिखेगा, इन्फिनिटी को किसी पॉजिटिव नंबर से गुना कराया तो प्लस इन्फिनिटी दिखेगा, और अगर इन्फिनिटी को 0 से करा दिया तो वो तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, इसके बीच में 0 भी मिलेगा। अगर इन्फिनिटी को 0 से करा दिया तो वो तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो यहाँ तो कुछ नहीं पता है क्या आएगा, ये तो एकदम ही खत्म चीज है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है। तो ये फंक्शन कभी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता है, ये फंक्शन तुम्हारा कभी भी कॉन्टिन्यूस। क्लियर होगी बात? तो अगर मैं तुमसे एक जनरल क्वेश्चन लिखूं यहाँ पे कि भाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x रेज टू द पावर m sin 1/x, अगर मैंने ये लिख दिया तो बताना तुम्हें ये बात समझ आई कि नहीं आई। मैं कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है कितनी आएगी? 0 आएगी। अगर x की वैल्यू किससे बड़ी है? 0 से बड़ी है। अगर सॉरी m की वैल्यू अगर m की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये लिमिट हमेशा 0 आएगी। सर साइन के क्वेश्चंस में है क्या? क्यों नहीं समझा नहीं अंकुश, क्या कहना चाह रहे हैं सर? साइन के क्वेश्चन एच का यूज क्यों नहीं किया? अच्छा एच का यूज क्यों नहीं किया? एच का यूज इसलिए नहीं किया ना क्योंकि फंक्शन दोनों तरफ सेम ही बिहेवियर रख रहा है अंकुश। लेफ्ट से जाके देखो, राइट से जाके देखो, तो फंक्शन तो एक जैसा ही दिखना है ना। तो फिर उसका मतलब क्या है? वो करते तो तब ना जब फंक्शन टूट जाता 0 पे। तो अगर m की वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, 1/2 1/3 कुछ भी है, तो ये लिमिट हमेशा 0 मिलेगी। अगर m की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, m इज लेस देन 0 है, और या फिर लेस देन इक्वल टू भी ले लो, m की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है, तो ये लिमिट हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट रहेगी। m की वैल्यू 0 हो गई तो ये sin 1/x बन जाएगा, वो भी डज नॉट एग्जिस्ट का केस है। और अगर कोई नेगेटिव वैल्यू ले ली, -1 -2 -3, तो ये x फिर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा दिखेगा, और ये लिमिट फिर एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है, कॉन्टिन्यूटी बना के पूछ सकता है, तो ये रिजल्ट ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर पीस वाइज फंक्शन दे दे तुम्हें, तो पीस वाइज फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी तुम्हें चेक करनी आनी चाहिए। उसके अंदर तो लेफ्ट राइट ही लगाना पड़ेगा, ये समझ आ जाएगा तुम्हें कि अब यहाँ पे लेफ्ट राइट की जरूरत क्यों है। जैसे कि मान लो मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया x² + 2x + 3, x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू लेस देन -1, और x² + 5 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मान लो ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, अब मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा हूँ एट x इज इक्वल टू -1, और मान लो मैंने तुमसे क्वांटिटी पूछ लिया एट x इज इक्वल टू 5। ये दो क्वांटिटी पूछ ली मैंने तुमसे, तुम्हें थोड़ी बात शायद यहाँ से समझ आ जाएगी। अगर मैं एट x इज इक्वल टू -1 की बात करूँ, तो -1 के लेफ्ट में मेरा फंक्शन अलग है और -1 के राइट में मेरा फंक्शन अलग है। तो यहाँ पे फंक्शन लेफ्ट और राइट में अलग अलग बिहेवियर रख रहा है, यानी कि अगर अलग अलग बिहेवियर रख रहा है तो मैं डायरेक्ट लिमिट तो निकाल नहीं सकता, मुझे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? लिमिट x अप्रोचेस टू -1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है? ये है x² + 2x + 3 है। यहाँ पे मेरे को फिर सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 माइनस में h का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में -1 - h और प्लस का 3। अगर h को 0 रख देंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 इंटू में -1 और प्लस का 3, तो 1 माइनस का 2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। LHL तो 2 आ गया। फिर अगर RHL की वैल्यू निकालें तो RHL कितना आएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस -1 के राइट में, -1 के राइट में फंक्शन क्या है? x² + 5 है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे क्या रखेंगे? -1 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस का 5। अब अगर तुम यहाँ पे h को 0 रखोगे तो 1 + 5 यानी कि 6 बन जाएगी, यानी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करी। LHL और RHL ही बराबर नहीं आए, तो यानी कि डिस्कंटिन्यूटी इसके पास फर्स्ट काइंड की मिल गई। इसके पास डिस्कंटिन्यूटी कैसे मिल गई? फर्स्ट काइंड की। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि एट x इज इक्वल टू 5 निकालनी है, 5 पे क्या मेरा फंक्शन ब्रेक हो रहा है?
5 के लेफ्ट में और 5 के राइट में क्या मेरा फंक्शन ब्रेक हुआ? बताओ। 5 के लेफ्ट में और 5 के राइट में क्या मेरा फंक्शन ब्रेक हुआ या नहीं हुआ? अगर 5 के लेफ्ट में देखोगे, 5 के लेफ्ट में देखने का मतलब क्या है कि 5 है, 5 के लेफ्ट में यानी कि 4.9 टाइप के नंबर पे, और 5 के राइट में यानी कि 5.001 टाइप के। 5 के लेफ्ट में भी फंक्शन यही माना जाएगा और 5 के राइट में भी मेरा फंक्शन यही माना जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? फंक्शन ब्रेक कहां हो रहा है? 4.9 पे भी फंक्शन यही है और 5.01 पे भी यही है। तो यहां मुझे जरूरत नहीं है, यहां फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा, तो यहां मैं सीधा ये निकालूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5। तो शायद अब मेरे को ये लग रहा है कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि कहां जरूरत है एल एच एल आर एच एल की। तो यहां मैं डायरेक्ट ये लिमिट निकाल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5। गलत नहीं है, तुम यहाँ पे भी एल एच एल आर एच एल निकाल दोगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, वही आंसर आना है, सेम ही आना है, पर वहां लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो कोई सेंस नहीं बनता फिर अपना समय खराब करने का। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड रख देंगे, डायरेक्ट मेथड से 5 का स्क्वायर प्लस 5 तो 30 आ गया। ये लिमिट आ गई, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। एफ ऑफ 5 और निकाल लो। 5 के ऊपर वैल्यू कहां से निकलेगी? -1 से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन ये डिफाइन हो रहा है, -1 से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन ये डिफाइन है, तो वहां 5 रखेंगे। 5 कहां रखेंगे? इसके अंदर, यहाँ से 5 की वैल्यू निकलेगी, तो वो भी कितनी आएगी? 5 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 30 आएगी। तो 5 के ऊपर लिमिट और फंक्शन वैल्यू सेम है। अगर दोनों चीजें सेम है तो अब जाके मेरा फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 5। मेरा फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गई ये बात? बोलो अच्छे से। ठीक है, तो ये सारी की सारी कॉन्टिन्यूटी थी एक पॉइंट के ऊपर। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे सामने और क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन के अंदर से थोड़े थोड़े और कंसेप्ट्स निकल के आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल पे। एक इंटरवल के ऊपर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और देखनी है, कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। अब एक इंटरवल के ऊपर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे हम। एक इंटरवल के ऊपर हम क्या करेंगे? फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। ठीक है, इंटरवल पे मतलब मैं क्या कहूंगा कि एक फंक्शन दूंगा मैं एफ एक्स, और उसकी कॉन्टिन्यूटी की मैं बात करूंगा एक इंटरवल के ऊपर। जैसे मान लो क्लोज्ड 2 से 5 तक दे दिया मैंने, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी 2,5 पे डिस्कस कर लिया। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है ये समझो कि 2 से 5 का क्लोज्ड इंटरवल है। इसका मतलब क्या है कि 2 पे भी चेक करो, 5 पे भी चेक करो, और 2 और 5 के बीच के जितने भी नंबर हैं उन सब पे भी चेक करो। अगर मेरा फंक्शन इन सारे के सारे, हाँ भैया उस चीज को हम डिस्कस करेंगे पारुल, अगर हम सारे के सारे पॉइंट्स पे 2 पे 5 पे और बीच के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो ही हम बोल पाएंगे कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल पे। अगर एक भी ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है इस पूरे इंटरवल पे, तो हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल पे। अब एक इंटरवल के अंदर पॉइंट्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। पहली बात तो एक एक के ऊपर चेक करना तो इम्पॉसिबल है। अगर एक एक पॉइंट की बात करोगे तो उसके ऊपर तो इसको चेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर हमें कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा जिसपे हम क्या बोल पाए कि हमारा फंक्शन कोई छोटे तरीके से पता लग जाए कि कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। समझ आ रही है मेरी बात? दूसरी चीज, तुम्हारे दिमाग में एक बात यह नहीं आ रही कि सर 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है, 5 के ऊपर होने का मतलब क्या है? 2 के ऊपर फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होने का मतलब है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे इंटरवल के एंड पॉइंट पे फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होने का मतलब है कि अब वहां पे लेफ्ट लिमिट तो डिफाइन ही नहीं होगी। 2 के लेफ्ट में तो मुझे बात ही नहीं करनी, तो जब भी 2 के लेफ्ट में बात नहीं करनी तो हम सिर्फ राइट में कर लेंगे। हम कहेंगे कि ये 2 के राइट की लिमिट एफ ऑफ 2 के बराबर आ जाए बस। अगर ये चीज हो गया तो हम 2 पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बोल देंगे। 5 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने का मतलब क्या है? एट एक्स इज इक्वल टू 5। इसके ऊपर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने का मतलब क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस, यहाँ राइट नहीं है तो लेफ्ट में देख लेंगे और फंक्शन के ऊपर वैल्यू बराबर आ जाए। तो एंड पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने का मतलब ये है, पर अब बाकी सारे पॉइंट्स पे तो कर नहीं सकता ना मैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो मैंने क्या किया, एक तरीका निकाला मैंने क्या करे, मैंने आइडेंटिफाई करे कुछ ऐसे फंक्शंस जो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। हमने सारे फंक्शंस देख लिए बहुत अच्छे से, रिलेशन फंक्शन के अंदर हमने सारे फंक्शंस देखे हैं, सबका ग्राफ भी देखा है, तुम्हें सारे याद है कि कौन सा फंक्शन टूटा था कौन सा फंक्शन नहीं टूटा था। तो मैंने कुछ ऐसे फंक्शंस आइडेंटिफाई किए जो हमेशा कॉन्टिन्यूस है। सम ऑफ द फंक्शंस which are always continuous, sum of functions which are always continuous। मैंने ऐसे फंक्शंस आइडेंटिफाई करे जो हमेशा कॉन्टिन्यूस थे, जैसे कि पहला पोलिनोमियल फंक्शन। अगर मैं पोलिनोमियल फंक्शन की बात करूं तो पोलिनोमियल फंक्शन का कोई ब्रेकेज नहीं आता है। पोलिनोमियल फंक्शन को मस्त हो गया डिफाइन करो, कहीं हर जगह डिफाइन हो जाएगा। यानी कि ये वाला फंक्शन ए की पावर ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ऐसे करते करते ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए नोट। इस तरीके का फंक्शन जो है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर पोलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है और किसी पॉइंट पे या किसी इंटरवल पे कॉन्टिन्यूटी की बात है तो सिर्फ तुम्हें ये कहना है कि कॉन्टिन्यूस है और कुछ नहीं कहना है, उसको चेक करने का कुछ नहीं है। अब पोलिनोमियल के अंदर दो फंक्शन अपने आप आ गए, एक तो आ गया तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी पोलिनोमियल ही होता है, और दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये दोनों फंक्शन ऑटोमेटिकली इसी के अंदर आ गए, कॉन्स्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन, ये दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट, इनकी कॉन्टिन्यूटी चेक तुम्हें नहीं करनी है। ठीक है, पोलिनोमियल में ये भी आ गए, इनको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो हमारा जो साइन और कोसाइन फंक्शन होता है,
साइन एंड कोसाइन फंक्शन, ये दोनों फंक्शन भी हमारे हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। देखो साइन एक्स का ग्राफ कहीं नहीं टूटता है, कोस एक्स का ग्राफ भी कहीं नहीं टूटता है, वेव लाइक चलते रहते हैं, उसके अलावा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। साइन और कोसाइन को छोड़ दो और कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं है जो बिना टूटे चल जाए, सारे टूटते हैं। तो ये क्या हो गए, ये हो गए साइन और कोसाइन कहीं दिख रहा है तो पक्का कॉन्टिन्यूस। तीसरा तीसरा अगर बात करें तो मॉड्यूलस फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस का मतलब, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस का दूसरा मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं ऑन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरी की पूरी नंबर लाइन के ऊपर कॉन्टिन्यूस है ये, माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके प्लस इन्फिनिटी तक के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। ऑलवेज कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है, ठीक है। तो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ तुम्हें याद है, वी शेप्ड ग्राफ बनता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। मॉड्यूलस फंक्शन के बाद तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कहीं नहीं ब्रेक होता है, ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, इसमें भी कोई भी इशू नहीं है। log x का देख सकते हो, पर log x जो होता है, log x की अगर बात करो तो और x इज ग्रेटर देन 0 पे बात करेंगे, क्योंकि उसके पीछे वो डिफाइन नहीं होता है, अपनी डोमेन पे तो वो कॉन्टिन्यूस ही होता है। log x को अगर अपनी डोमेन पे देखोगे तो वहां पे तो वो कॉन्टिन्यूस ही मिलता है, एकदम अच्छे से ग्राफ उसका बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमेशा कॉन्टिन्यूस है, इनकी कॉन्टिन्यूटी का हम यूज करेंगे। साथ में एक चीज और भी होती है जिसका हम यूज करेंगे, एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के एलजेब्रा का भी यूज करेंगे। वो क्या कहता है देखो, कहता है कि इफ fx and gx are continuous, fx and gx are continuous, then पहला f plus g, दूसरा f minus g, तीसरा f into g, चौथा f अपॉन g, g जीरो नहीं होना चाहिए, g जीरो हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, g जीरो हुआ तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा फिर। पांचवा c इंटू एफ और c इंटू में g, छठा f ऑफ g और g ऑफ f, ये क्या इनकी कॉम्पोजिशन है, इफ डिफाइंड, डिफाइन होनी चाहिए, ये शर्त है। आर ऑल कॉन्टिन्यूस, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्टिन्यूस। ये अलजेब्रा है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और कॉम्पोजिशन, ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी डिसकॉन्टिन्यूस, कह रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। पहला, जैसे कि मान लो मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4। दूसरा साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन में ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 2। तीसरा चौथा बोलो, इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। बिल्कुल आदर्श, आदर्श का आंसर आया है, फिर उनका मोनिका, आदर्श का तो एकदम से, मोनिका अमीर उनका गलत है। इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको जो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। पहले वाले को कोई समस्या है, देखो क्या पहले वाले फंक्शन को कोई समस्या है। सबसे पहली बात, ऊपर वाला फंक्शन क्या है, ऊपर वाला फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल है। नीचे वाला फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल है। दोनों कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिवीजन कॉन्टिन्यूस होता है, शर्त क्या है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिवीजन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, पर नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नीचे वाला कभी जीरो होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कभी जीरो नहीं होगा, इसको तुम कभी जीरो नहीं बना सकते। तो कॉन्टिन्यूस अपॉन कॉन्टिन्यूस, बट नीचे वाला जीरो भी नहीं है, तो ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। फर्स्ट वाला ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। सेकंड पे आओ, साइन एक्स कॉन्टिन्यूस, एक्स क्यूब कॉन्टिन्यूस,
दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम भी कॉन्टिन्यूस, तो ऊपर वाला फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस हो गया। ई की पावर एक्स कॉन्टिन्यूस, टू कॉन्टिन्यूस, इनका सम भी कॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्टिन्यूस का सम भी कॉन्टिन्यूस। अब दो फंक्शंस का डिवीजन कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। क्या ई की पावर एक्स प्लस टू कभी जीरो बन सकता है? ई की पावर एक्स कभी भी -2 वैल्यू नहीं लेगा। ई की पावर एक्स जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव वैल्यू तो लेता ही नहीं। क्या ई की पावर एक्स कभी -2 बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस की बात करो। अब तो आंसर आ ही गए तुम्हारे। कोस एक्स कॉन्टिन्यूस, मॉडुलस कॉन्टिन्यूस और 3 कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम और डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस। नीचे वाला क्या है? पॉलिनोमियल है, ये भी कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस अपॉन कॉन्टिन्यूस पर ध्यान क्या रखना, क्या नीचे वाला जीरो बन सकता है? ये बन सकता है भाई जीरो। अगर x की वैल्यू तुम -1 ले लोगे तो नीचे वाला जीरो हो जाएगा। यहाँ ये गड़बड़ हो गई, यहाँ क्या गड़बड़ हो गई? ये गड़बड़ हो गई। -1 रखोगे तो ये जीरो बन जाएगा नीचे वाला, यानी कि ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस एट x = 1 नहीं होगा, यानी कि ये मेरा सही आंसर। इसकी बात कर लो, x की वैल्यू उसने पहले ही बोल दी कि जीरो से बड़ी है। अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो log x, ये 3x 5 सारे कॉन्टिन्यूस, 3 की पावर x 5 ये भी कॉन्टिन्यूस, ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है ना, ये हमेशा वो रहेगा। तो ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। समझ गए बात को या नहीं समझे? बोलो। क्लियर हो गई बात? बस तो कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल पे यही है, और तो कुछ है नहीं। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं डिफरेंशिएबिलिटी पे चल रहा हूँ। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और चीज़ें भी आएंगी सामने, उनको देख लेंगे। सर ऐसे ही एक और दे दीजिए, एक क्वेश्चन और करोगे? पर फिर वो इस कंसेप्ट पे नहीं दूंगा, ये तो अब कर ही लोगे तुम। एक और क्वेश्चन कर लो, ये वाला देखो, मेरे को एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। एक ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स = 2 देन लैम्डा बताओ क्या होगा। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है 2 के ऊपर, तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, बताओ। गुड इवनिंग पवन। ये फंक्शन जो है ये 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, तो बताओ। आदित्य का आंसर 2 आया है, अभिषेक का 4 आया है, संजीव का 0 आया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इज्जत जरूर देना भाई, समझ रहे हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिस्पेक्ट जरूर से जरूर देनी है, सीधी लिमिट मत लगा देना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है ना तुम्हें, ब्रेक होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम्हें पता है ब्रेक होगा। किसी का भी आंसर सही नहीं आया, हिमांशु का सही आया है, हिमांशु का आंसर सही आया है, बाकी सबने गड़बड़ कर दी। राहुल का भी गलत है भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अलग अलग काम करता है, मैंने अभी तो बताया था इसका एग्जाम्पल लेके, मैंने इसका एग्जाम्पल लेके अभी तो बताया था कि अलग अलग करना पड़ेगा। शुभम कॉन्टिन्यूस नहीं पूछा है, कॉन्टिन्यूस तो दिया हुआ है, लैम्डा पूछा है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस, 2 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। ये करेंगे तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 - h, यहाँ पे भी रखोगे माइनस में 2 - h। रितिका का और गगन का सही है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम कराओ यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 - h प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h - 2।
या h माइनस टू लिख लो, या फिर माइनस का टू प्लस का h लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये वाली चीज़ बताओ क्या बनेगी, टू माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, पारुल का भी ठीक है, टू माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, टू माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1 पॉइंट, मतलब ये नंबर क्या है 1.9 समथिंग है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा तुम्हारा 1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा 1, और माइनस टू में कुछ जोड़ा है, माइनस टू में तुमने कुछ 0.001 कुछ ऐसा ऐड किया है, यानी कि माइनस 1.999 कुछ ऐसा बन रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा माइनस का 2, यानी कि -1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है -1। इसी से पता लग गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो फंक्शन की एलएचएल और जो फंक्शन वैल्यू है वो सेम होती है, तो बाकी लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, ये तो पता लग गया। पर आरएचएल भी निकाल के देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है भी कि नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस 2 के राइट में अगर हम देखें तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, दोनों करके देखो, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस h माइनस का 2 प्लस h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस h माइनस का 2 और माइनस का h, 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से जस्ट बड़ा है 2.001 टाइप का, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हो जाएगा 2, लिमिट लगा लो एक बार, और माइनस का 2 और माइनस का h, माइनस का 2 और माइनस का h, यानी कि और नेगेटिव होगा, माइनस का 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि माइनस का 3 बन गया, तो ये भी -1 आ रहा है। Sir, as function is given as continuous, then what is the need of finding left hand limit and right hand limit? Simply f of 2 find please sir. तो f of 2 निकालेगा कैसे संजीव, f of 2 तो लैम्डा ही आएगा, समझ रहे हैं संजीव, f of 2 तो लैम्डा ही आएगा, अगर f of 2 निकालेगा तो आएगा क्या, उससे लैम्डा आएगा, 2 के ऊपर तो फंक्शन की वैल्यू लैम्डा ही है ना, इसका क्या यूज हुआ फिर। सर क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो एलएचएल आरएचएल में से, हाँ हाँ और क्या, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तभी तो एलएचएल निकाल के लिख दिया, तुम्हें आगे करने की जरूरत नहीं है, तुमने अगर एलएचएल निकाल लिया तो यहीं से सिर्फ -1 लिखना है, या सिर्फ आरएचएल निकाल लो, कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो दोनों नहीं निकालने हैं, उसने कॉन्टिन्यूस इसीलिए दिया हुआ है कि तुम एक वैल्यू निकालो कोई भी, समझ रहे हो, कोई भी एक वैल्यू निकालो और उससे ही लैम्डा निकाल के रख दो। अब यहाँ पे ये गलती कभी नहीं करनी, यही मैं समझाने की इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ कि ये मत निकाल देना डायरेक्टली, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, फिर क्या करोगे बताओ, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। 2 प्लस एच है सर, 3 भी लिख सकते हैं, अरे भाई 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 3 नहीं होगा शुभम, एच इज वेरी क्लोज टू 0, लास्ट वाली क्लास नहीं ली शायद, अगर लास्ट वाली क्लास ली होती तो एच समझ आता कि क्या है। क्लियर हो गया यहाँ तक, बताओ चलें आगे। तो बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें हैं, ये समझ में आनी चाहिए। तो संजीव मास्टर है फिर भी ये क्वेश्चन जानते होगे तुम एक दूसरे को, चलो चलें आगे। तो ना मैं डिफरेंशियबिलिटी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बस तुम्हें थोड़ा सा, ठीक है, कल का थोड़ा सा काम कम हो जाएगा, फिर डिफरेंशियबिलिटी को कल खत्म ही कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन कल शुरू कर लेंगे, या कल इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे फिर। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, एट ए पॉइंट, पॉइंट के ऊपर ही बात करेंगे। एक क्वेश्चन और, अरे भाई क्वेश्चन कल करेंगे, मेरे को पता है क्वेश्चन करने में तुम्हें मजा आता है, पर फिर सरकेगा नहीं सिलेबस, सिलेबस भी तो चलाना है थोड़ा थोड़ा, पता नहीं गगन मुझे। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, देखो डिफरेंशियबिलिटी जो है बेसिकली वो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी हम 6वीं 8वीं 9वीं क्लास से ही कर रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंशियबिलिटी को हम बस जनरलाइज करना चाह रहे हैं, हम पढ़ तो इसको बहुत सालों से रहे हैं, 8वीं 9वीं क्लास से ही हमने इसको पढ़ना शुरू कर दिया था डिफरेंशियबिलिटी, हम बस उसको जनरलाइज करना चाहते हैं उस रिजल्ट को, और उसके अंदर जिस जिस चीज़ की कमी थी उस चीज़ को सही करना चाहते हैं, जैसे कि कैसे कैसे मैं कह रहा हूँ कि हम 8th 9th से पढ़ रहे हैं। देखो हमने 9वीं और 10वीं क्लास के अंदर कुछ चीज़ें कैलकुलेट करी थी, हमने कुछ ऐसे समझा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिर ब्लैंक विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये डेफिनेशन पढ़ी होगी 9वीं 10वीं टाइम, 9वीं 10वीं के टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो बन गया होगा तुम्हारा स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो बन गया होगा तुम्हारा एक्सेलरेशन, समझ रहे हो, वो बन गया होगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। तो हमने ये चीजें की हैं, पहले क्या करना चाह रहे हैं, देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एट t इज इक्वल टू 5 पे उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लो 10 मीटर की है, और अगर मैं कहूं कि एट t इज इक्वल टू 10 उसकी डिस्प्लेसमेंट मान लो 25 मीटर की हो गई, तो उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी बताओ, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी आएगी ये बताओ। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कितना चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ, फाइनल थी 25, इनिशियल थी 10, तो हम क्या करते हैं 25 में से 10 को घटा देते हैं, और अपॉन में हम क्या कर देते हैं 10 में से 5 को घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15/5 हो जाएगा, कितनी आ गई 3, ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है, 3 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही करते हो। अगर मैं बोलूँ एट t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 10, 5 के ऊपर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, और अगर मैं बोलूँ कि 10 के ऊपर उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है, या
50 मीटर पर सेकंड है मान लो। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, देखोगे वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 50 माइनस 10 अपॉन में 10 माइनस 5, यानी कि 40/5, 8 मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों चीजों को कंबाइंड करके तुम्हें एक बात बोलूं कि मैं कर तो यही रहा हूं ना, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ऊपर देख रहा हूं कि चेंज इन, अच्छा एक बात बताओ, इनमें तुम्हें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन दिख रहा है, टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है कि डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से टाइम चेंज हो रहा है, टाइम जो है वो तो इंडिपेंडेंट होता है तुम्हें पता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो तुम्हारी डिपेंडेंट होगी। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारी डिपेंडेंट है और जो टाइम है तुम्हारा वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अगर इन दोनों बातों को मैं कंबाइंड करके लिखना चाहूं, क्या हम ये नहीं करना चाह रहे हैं, ऊपर तो देख रहे हैं कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, ऊपर तो मैं क्या देख रहा हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, और नीचे मैं क्या देखना चाह रहा हूं, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जितना चेंज आया उसका रेशो, उसका जो रेशो होगा, इस रेशो को ही हम क्या बोलते हैं, इस रेशो को हम बोलते हैं क्या, कि हमने डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ कुछ, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसी चीज को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। जब हम किसी चीज का चेंज किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो डिपेंडेंट अपने आप चेंज होगा, तो इसी रेशो को कैलकुलेट करने को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। समझ आ रही बात। अब हमारे पास क्या डिपेंडेंट वेरिएबल्स की कमी है, भाई छोटी क्लास में थे तो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक आधा ही बताने पड़ते थे, या तो वेलोसिटी या डिस्टेंस, ये एक आधा ही था। पर अब अगर मैं तुमसे डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूं तो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, x होता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स भी एक ऐसा ही पेयर है जिसमें y तो तुम्हारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x इंडिपेंडेंट है। और ऐसे y तुमने एक नहीं करोड़ों पढ़ लिए। कैसे, ये फंक्शन ही तो बन गया। और हमने फंक्शन कितने हैं मैथ्स के अंदर, अगर मैं तुमसे पूछूं कि फंक्शन है कितने, फंक्शन हमारे पास इनफाइनाइट फंक्शंस है, फंक्शंस मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट फंक्शंस है। तो यहाँ तो ये फंक्शन हम डिस्टेंस का ले रहे थे, यहाँ पे हम फंक्शन किसका ले रहे थे, वेलोसिटी का ले रहे थे। पर अब यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तुम पोलिनोमियल दुनिया जान के बना लो, ट्रिग्नोमेट्रिक दुनिया जान के बना लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दुनिया जान के बना लो, एक्सपोनेंशियल बना लो। तो हम अब जनरलाइज करना चाह रहे हैं चीज को हम जनरलाइज करना चाह रहे हैं। तो हम क्या बोले कि मान लो भाई यहाँ पे तुम्हारा x है, मान लो a, यहाँ पे मान लिया x कुछ भी है, और बाद में वो x जाके कुछ भी बन गया रैंडम, मुझे नहीं पता वो क्या बना, x को x मान लिया। और डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा टाइम वेलोसिटी नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा फंक्शन है, fx है, y है। तो x के ऊपर a, अगर x मेरा a है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, f ऑफ a होगा। और अगर x के ऊपर मेरा x है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, fx होगा। अब अगर मैं तुमसे यहाँ पे ये रेशो कैलकुलेट करवाऊं तो ये रेशो मेरा क्या बनेगा, ये रेशो मेरा क्या बनेगा, fx माइनस का fa अपॉन में x माइनस है, यही बनेगा। ये चीज क्या बन गई, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में फाइनल माइनस इनिशियल, ये बन गया तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ f, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। ये f का डेरिवेटिव बन गया x के रिस्पेक्ट में। पर अब एक समस्या थी, अभी तक तो हम क्या चीज डिस्कस कर रहे थे, एक छोटी सी समस्या हो रहा है, 5 से 10 पे, 5 से 10 पे बड़ा बड़ा डिफरेंस था, एकदम आराम से कैलकुलेट हो रहा है। मान लो मैंने यहाँ पे तुम्हारा जो fx है, fx मान लो मैंने कह दिया कि x की पावर 1000 ये है, 10,091, और मैंने कहा कि x की वैल्यू पहले 5 थी, फिर x की वैल्यू 5.000000000000000000001 हो गई। मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि फंक्शन मेरा ये है और x की वैल्यू 5 से और इतनी हो गई। अब मैं कह रहा हूँ कि बताओ ये डेरिवेटिव कितना आएगा। तो पहली बात तो x की वैल्यू 5 रखोगे तुम यहाँ पे, तो 5 की पावर 10,091 करनी पड़ेगी, फिर तुम्हें ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रखनी पड़ेगी, और फिर इस नंबर की वैल्यू तुम्हें 10,091 करनी पड़ेगी, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो मारे गए फिर तो, इतनी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इतनी कैलकुलेशन तो नहीं हो सकती। तो फिर हमारे को बचाने के लिए कौन आया, हमारे को बचाने के लिए लिमिट्स आए। बोला भाई एग्जैक्ट चीज क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, तुम ये नहीं बोल सकते क्या कि ये वाला जो नंबर है ये नंबर 5 को ही तो अप्रोच कर रहा है राइट से, क्या ये वाला नंबर 5 को अप्रोच नहीं कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू को क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, ये वाली जो चीज है ये नंबर 5 के क्लोज ही तो है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे ये कह दूं कि जो x है वो मेरा a के एकदम नजदीक है, जो मेरा x है वो मेरा क्या है, a के नजदीक है ना, यही कह देते हैं x a के नजदीक है, और फिर उसके साथ ये कैलकुलेट कर लो। अगर तुमसे अच्छे से हो रहा था तो कर लिया, अब यहाँ पे इसके नजदीक आ गया तो लिमिट ले आओ। ये जो डेफिनेशन बन गई ये तुम्हारी फाइनली डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई। अगर ये चीज एग्जिस्ट कर गई, अब ये लिमिट ही तो बन गई एक फाइनल में, फाइनली ये क्या आ गई, एक लिमिट आ गई। तो हम क्या कहते हैं, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करी तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये चीज क्या है, डेरिवेटिव ही तो है। तो हम कहेंगे अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि फंक्शन क्या है तुम्हारा, डिफरेंशिएबल है। तो हम क्या कहते हैं बस खत्म कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं, हम कहते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, a function is differentiable at x is equal to a if function differentiable होगा at x is equal to a if limit x approaches to a fx minus f of a
अपॉन में x माइनस ए ये एग्जिस्ट कर जाए तो हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, लिमिट की ही बात है, पर ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अब तुम्हें ये मेरे को उम्मीद है ये समझ आई होगी कि कहानी चल के यहाँ तक क्यों आई है, सीधा नहीं चिपकाया मैंने तुम पे कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए। मेरे को उम्मीद है ये समझ आया होगा कि क्यों आया होगा। अब एक लिमिट को एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, एक लिमिट एग्जिस्ट कब करती है है तो ये एक लिमिट ही एग्जिस्ट कब करती है। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट से कैलकुलेट करें और राइट से कैलकुलेट करें तो वो सेम आना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि और ये लेफ्ट वाली चीज और राइट वाली चीज क्या निकल जाए, सेम निकल जाए। ये कब करके देखना है, ये वाला काम सिर्फ तब करना है, ये जो मैंने और वाला लिखा है ये वाला काम सिर्फ कब करना है, व्हेन फंक्शन ब्रेक्स। व्हेन फंक्शन ब्रेक्स, जब फंक्शन ब्रेक करेगा, जो पीछे कहानी चल रही थी, अगर फंक्शन ए पे ब्रेक कर रहा है तो ही अलग, लेफ्ट से अलग और राइट से अलग देखना है। प्रॉब्लमेटिक पार्ट लेंथ, सो प्लीज शॉर्ट ट्रिक बताओ। भाई सुमंता, आप मेल हो फीमेल हो मुझे नहीं पता है, बट कंसेप्ट के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा, शॉर्टकट तभी समझ आएंगे जब ऐसे होगा, है ना। और जो क्वेश्चन सबसे शॉर्ट तरीके से हो सकता है मैं वही करा रहा हूँ, अभी तो खैर समय नहीं है बात करने का। तो ये डेरिवेटिव और ये वाली चीज एग्जिस्ट कर जाए। अब ये डेरिवेटिव निकाला है लेफ्ट से, तो इसको हम नाम दे देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलने की बजाय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नाम दे देते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये राइट से एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट हैंड डेरिवेटिव, समझे मेरी बात को। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, बस इतना ही है, कल मैं इससे आगे कंटिन्यू कर लूंगा। चलो आज इतना ही कर लो, कल हम इसके प्रैक्टिस भी करेंगे। शीट मैंने शेयर कर दी थी उसके ऊपर क्या बोलते हैं, टेलीग्राम के ऊपर शीट शेयर कर दी थी मैंने लिमिट्स डेरिवेटिव की, तुम खुद से ट्राई कर लेना, मैं कल कराऊंगा, उसके सॉल्यूशन उसी के पीछे है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा, कल आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।